हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो बेबी है वो अभी एम्ब्रियो से फीटस बन गया है, मतलब ये एक ह्यूमन फीटस बन गया है और ह्यूमन जैसा दिखने लगा है। मैक्सिमम जो क्रिटिकल फेज है वो बेबी की वो अभी पास हो चुकी है। ऑर्गन्स जो है वो सारे मैक्सिमम बन चुके हैं और फंक्शनल हो चुके हैं और इसके आगे अभी ऑर्गन्स की ग्रोथ होने वाली है। अब जो भी आपका बेबी है वो अराउंड 8 ग्राम्स इतना हो गया है, अराउंड 3.5 सेंटीमीटर या फिर 1.25 इंचेस इतना ये बेबी हो गया है। बेबी का हार्ट बीट जो है वो 150 to 180 इतना होता है। अब बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, तो बेबी का हेड जो है वो अभी भी बड़ा है, बेबी का फेस और बॉडी जो है वो अभी भी छोटी है और बेबी के आईज जो है वो आईलिड्स के नीचे बन रहे हैं, लेकिन वो रिएक्टिंग टू लाइट हो जाते हैं। इसके अलावा बेबी के जो नोज नॉस्ट्रिल्स वो बन गए हैं। बेबी के जो मुंह है उसमें टूथ बड्स आ गए हैं, मतलब इससे टिथ बाद में जाके बनने वाले हैं। सो अराउंड 20 टूथ बड्स जो है वो बेबी को डेवलप हो गए हैं। अब इसके अलावा बेबी का जो हार्ट है वो प्रॉपर ऐसे 4 चेम्बर्ड हार्ट बन गया है, जिसमें कि 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम है। ये जो 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियम है, इसमें से जो वेंट्रिकल्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पुश कर रहे हैं और जो एट्रियम्स है जो ऊपर की साइड में है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर 4 चेम्बर हार्ट जो है बेबी का वो बन गया है। इसके अलावा बेबी के स्टमक और किडनीज जो है वो भी फंक्शनल हो गए हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सिक्रेट कर रहे हैं और किडनी जो है वो धीरे धीरे यूरिन सिक्रेट करना चालू कर दिया है। इसके अलावा बेबी के जो बोन्स और कार्टिलेजेस है वो भी बन गए हैं। बेबी का जो अभी तक के सिर्फ सिंगल एक लिम्ब दिख रहा था उसमें कुछ ग्रूव्स तैयार हो गए हैं, जिसकी वजह से बेबी के नीज और एल्बो ये भी बन गए हैं। बेबी के फिंगर्स भी अभी, जैसे कि पहले वीडियो में हमने जाना था कि वो फ्यूज थे, सिंडेक्टाइल था, तो अभी वो फिंगर्स जो है वो धीरे धीरे बनना चालू हो गए हैं। बेबी के मूवमेंट्स जो है वो अभी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मसल्स और कार्टिलेज बोन ये सब बन रहा है, तो उसकी वजह से बेबी के मूवमेंट्स जो है वो अभी और बढ़ जाएंगे। लेकिन ये मूवमेंट्स जो है वो मदर को फील नहीं होते, क्योंकि हमारा बेबी अभी जस्ट 8 ग्राम्स का है, 3.5 सेंटीमीटर का है, एक एप्रिकॉट के साइज़ का है। सो ये सारे डेवलपमेंट अभी बेबी में हो गए हैं। बेबी एक एम्ब्रियो से एक फिटस बन गया है। सो ये सारे जो है वो बेबी में चेंजेस हो रहे हैं। अभी जानते हैं कि मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला, ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ गया है। सो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से चेहरे के ऊपर और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी का ग्लो भी आपको आ सकता है और इसकी वजह से आपके हेयर्स और आपकी जो स्किन है वो शाइनी दिख सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से आपके चेहरे को, स्किन को, आपके हेयर्स को ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यू मे लुक मोर ग्लोइंग, आपकी स्किन जो है वो मोर ग्लोइंग दिख सकती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हर एक में ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है वो अलग अलग रह सकते हैं। किसी किसी में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो सकता है और चिक्स पे और फोरहेड के ऊपर थोड़ा सा डार्क पिगमेंटेशन आ सकता है। तो ये डार्क पिगमेंटेशन को हम लोग प्रेगनेंसी मास्क या फिर क्लोएज्मा ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप प्रेगनेंसी में थोड़ा स्किन लाइटनिंग क्रीम यूज़ कीजिए और आपका डिलीवरी होने के बाद आप इसके लिए प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। सो ये आपके चेंजेस के बारे में है। इसके अलावा नाउशिया वोमिटिंग थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर किसी किसी को कंटिन्यू भी रह सकता है फर्स्ट 3 मंथ्स किसी किसी को, और जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी रेज रहता है, तो स्मेल हमेशा आते रहेगा, ये हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस भी कंटिन्यू रह सकता है, फर्स्ट 3 मंथ्स तक की ब्रेस्ट टेंडरनेस आपको रह सकता है। नाउशिया वोमिटिंग के बारे में बोला मैंने कि ये कम भी हो सकता है, क्योंकि एचसीजी लेवल भी कम हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपका नाउशिया वोमिटिंग कम हो जाए, आपको थोड़ा खाना पसंद आने लगे और आप खाना प्रेफर करो। सो या फिर हो सकता है कि सेम ही रहे, पर डोंट वरी, ये आगे 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ये आपका वोमिटिंग और नाउशिया जो है वो ज़रूर कम होने वाला है। इसके अलावा थोड़ा लोअर एब्डोमिनल पेन रहने वाला है। माइल्ड अगर क्रैम्पिंग पेन अगर आपको लगता है तो वो नॉर्मल रह सकता है। ये माइल्ड क्रैम्पिंग पेन के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
आप बस आप उठते वक्त थोड़ा सा एक साइड में होके उठिए, एकदम आपको झटके से नहीं उठना है, आपको हमेशा धीरे से उठना है। आप अगर पूरी तरीके से लेटे हो तो एक बार एक करवट पे होके फिर आपको उठना है, या फिर पेट पे हाथ रख के आपको उठना है। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बहुत कॉमन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हम नेचुरल कॉन्टैक्ट या फिर सेक्स कर सकते हैं कि नहीं प्रेगनेंसी में। पर यस, अगर आपको कुछ भी हाई रिस्क नहीं है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन नहीं है और कुछ ब्लीडिंग स्पॉटिंग का आपको हिस्ट्री नहीं है, तो आप सेक्स जो है वो कर सकते हैं। इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आप नेचुरल कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। उसके लिए हाँ, ये थोड़ी सी चीज़ है जो हम हमारे डॉक्टर से भी पूछने में हिचकिचाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक मिथ है ये कि नेचुरल कांटेक्ट करने से बेबी को हर्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। आप अगर फिजिकल कांटेक्ट रखते हो तो उससे बेबी को आपको हर्ट नहीं होने वाला है, आपका बेबी जो है वो ग्रो होने वाला है। थोड़ा सा वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, एज मैंने बोला कि थोड़ा हीमोडाइल्यूशन होता है, आपका जो खून है वो पतला होता है। ये नेचुरल चेंज होता है आपके बॉडी में, जिससे कि आपके बेबी को अच्छे से ब्लड फ्लो हो, इसके लिए ये चेंज होता है, जो जिसे हम हीमोडाइल्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा कहते हैं। इसके अलावा हीमोडाइल्यूशन के बाद सभी जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। जैसे बेबी को ब्लड फ्लो बढ़ता है, वैसे सारी जगह को ब्लड फ्लो बढ़ता है, और इसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज जो है थोड़ा वाइट डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज आपको रह सकता है। लेकिन अगर उसमें से अगर स्मेल हो रहा हो, या फिर आपको इचिंग लग रहा हो, या फिर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही हो, तो ऐसे केस में आपने ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी इस वीक में भी आपको रहेगा। जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम को जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका यूट्रस है वो ब्लैडर पे जाके बैठ गया है। सो ये फर्स्ट 3 मंथ्स तक ये ब्लैडर पे जाके बैठा हुआ है, और ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो कम कर रहा है। सो जैसे ही 3 मंथ्स पूरा हो जाएगा, ये यूट्रस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो फिर ब्लैडर को वो प्रेस नहीं करेगा। सो फर्स्ट 3 मंथ्स ये दिक्कत हो सकती है। जिनका रिट्रोवर्टेड यूट्रस है ना, उनमें रिटेंशन ऑफ यूरिन भी हम लोगों ने देखा है कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस की वजह से क्या हो जाता है, अगर यूट्रस रिट्रोवर्टेड है तो वो ब्लैडर के नेक को प्रेस कर देता है, और जब वो ग्रेविड यूट्रस मतलब बड़ा बनता है तो ब्लैडर के नेक को प्रेस कर देता है, और वो ब्लैडर के नेक को प्रेस कर देने की वजह से यूरिन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और वो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो हमारे पास रिटेंशन ऑफ यूरिन करके भी आते हैं। सो इसके लिए कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका रिटेंशन ऑफ यूरिन मतलब कि पेशेंट को यूरिन ही नहीं पास हो रहा है और उनको यूरिन करने में ही दिक्कत हो रही है, ऐसे सिचुएशन के साथ भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो ऐसे केस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी और बड़ा हो जाएगा तो ये समस्या जो है आपकी वो कम होने वाली है। और इसके अलावा काफ़ी सारी दिक्कतें ऐसे रह सकती है कि थोड़ा बीपी कम हो जा सकता है। तो बीपी कम होने की वजह से आपको थोड़ा चक्कर आना, आपको थकावट लगना, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही आपको थकावट लग रही है, या फिर बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन भी थोड़ा लग सकता है, मतलब आपको धड़धड़ जैसा लग सकता है, फील हो सकता है, जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं। मतलब हार्ट बीट आपके खुद के ही हार्ट बीट फील होना, जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं। तो ये पाल्पिटेशन भी नॉर्मल रहता है, क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है और सारा सर्कुलेशन आपके बॉडी में जो है वो बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से आपको पाल्पिटेशन लग सकता है। लेकिन ये पाल्पिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अगर है, थकावट बहुत ज़्यादा अगर है, तो आपका हीमोग्लोबिन आपने ज़रूर चेक कराना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है, इसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स रह सकते हैं। तो प्रेगनेंसी की वजह से ये सिम्टम है कि आपके इसकी वजह से ये सिम्टम है, ये आपने ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए। सो क्या क्या टेस्ट इस वीक 10th वीक में हम कराते हैं, तो ऐसे कोई ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं कराते। अगर आपने 6 वीक्स में सारे ही टेस्ट आपके करा लिए हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने अगर 6th वीक में और 8th वीक में आपने स्कैन करा लिया है तो आपको स्कैन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके नेक्स्ट जो स्कैन है वो एक एंटी स्कैन करके होता है, जो अराउंड 11 to 13 वीक्स में आप कभी भी करा सकते हो। So this week you have to relax, you have to enjoy all these changes that are happening in your body, and you have to feel positive that yes, the human embryo is growing, the human life is growing inside your body, and that is the best thing that is happening with you, and this is the best phase that is happening with you. So dear friends, this was about 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 10th वीक में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए। सो सारे ही जो डाइट रिलेटेड
जो चीज़ें हैं वो हर वीडियो में बात करती हूँ कि आपने स्प्राउट्स लेना चाहिए, प्रोटीन्स लेना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। और अगर आपने आपका सोनोग्राफी अभी तक के नहीं कराया है तो ज़रूर आपने एक सोनोग्राफी कराना चाहिए। आपका नेक्स्ट सोनोग्राफी जो है वो एंटी स्कैन होगा, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताएंगे। सो दिस वॉज अबाउट all the things that we should be aware of in 10th week of pregnancy. So अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए डियर फ्रेंड्स, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।